नमस्कार साथियों। ऑक्सीजन की किल्लत देश में हो रही है, आप जानते हैं। मगर हमारे नेताओं को इस वक्त फुर्सत नहीं है। प्रोटोकॉल की बातें चल रही हैं, मगर आपको आज सच्चाई बताती हूँ कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है, ये सरकार को आज से नहीं, 1 अप्रैल 2020 से पता थी। जी, 1 अप्रैल 2020 से इस बात पर चर्चा हो रही है और आज ये साफ हो गया है कि हमारी सरकार ने तैयारियां पूरी नहीं करी। आपको नवंबर 2020 के बारे में भी बताती हूँ, उसके पहले आपको बता दूँ कि अक्टूबर 2020 को एक टेंडर फ्लोट किया गया था ऑनलाइन ताकि जो अ, पीएसए टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाते हैं, उनका निर्माण शुरू हो जाए और इसमें 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की अनुमति मिल गई थी। 162 की अनुमति मिली थी अक्टूबर 21 के टेंडर फ्लोट होने के बाद, यानी कि उसके बाद ही मिली होगी, मगर 8 महीने की देरी पहले ही हो गई क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से कोविड फ़रवरी 2020 में पहली केसेज़ हमारे देश में आए। हमें पता था कि पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोविड फैल रहा है। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल को भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बनाई जाती है पीएसए टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसमें बढ़ोतरी किया जाए और ये कोविड की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए और आप जानते हैं कि हमें शुरू से पता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये कोई नई बात हमें नहीं पता चली है, पहली बात। दूसरी बात कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की जो बैठक थी 2020 नवंबर में, वहाँ पे भी इस बात को उठाया गया था और तब तक उससे 1 महीने पहले के करीब एक टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री के एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके सुझाव पर और 162 162 पीएसए प्लांट्स लगाने की अनुमति मिल चुकी थी। पीएसए प्लांट क्या होता है? एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होता है जिसमें हवा में से जो बाकी गैसेज़ हैं उनको हटा के उनमें से ऑक्सीजन निकाल कर उस ऑक्सीजन को एक पाइपलाइन के ज़रिए अस्पतालों में भेजा जाता है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए 162 बताया मैंने, जिनका अप्रूवल मिल गया और 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हमारा ऑक्सीजन जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेज़ हुए हैं। केसेस कहीं पे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस वक़्त दिल्ली के भी बुरे हाल है और जहाँ पे लोग डेटा छुपा रहे हैं जो सरकार वो सरकार आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं क्योंकि चीज़ों को छुपा के आप बीमारी को नहीं रोक सकेंगे, महामारी है। अब देखिए कि इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी सरकार सो रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो प्रोटोकॉल मंत्री, परिधान मंत्री, प्रचार मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की देश को आवश्यकता नहीं है। ये प्रधानमंत्री वही है जो प्रोटोकॉल की बातें बड़ी-बड़ी करते हैं और हर चीज़ को अपने अंदर केंद्रित इन्होंने कर लिया है। वो सोचते हैं कि जो वो कहेंगे वो सही होगा। जब आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री ने हमेशा ये सोचा कि जो वो कहेंगे वो पूरे देश को सुनना पड़ेगा और हर एक के ऊपर वो राज कर सकेंगे, हर एक को कंट्रोल कर सकेंगे। याद रखिएगा साथियों, ये जो दूसरी बार चुने गए थे उस वक़्त भी मुझे हैरानी हुई थी कि लोगों ने इनको चुना है। तब समझ में आया कि नहीं, एक समुदाय विशेष के प्रति इतनी नफ़रत है लोगों के अंदर कि वे चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि मोदी जी के राज में 2002 के गुजरात दंगे हुए थे और वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। केवल इसी नफ़रत के कारण लोग चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने। आरएसएस जो है वो दीमक की तरह देश को खाता रहा है। आरएसएस के लोग जो हैं वो नफ़रत से भरे हुए और देखिएगा इनके तो जो बुड्ढे हैं या जवान, सबके अंदर केवल नफ़रत, उनके चेहरे पे लड़ाई झगड़ा करने का एक एक्सप्रेशन रहता है। और देखिए कि किस प्रकार से जितने ये बुड्ढे आते हैं ना जब डिबेट वगैरह में भी मतलब बहुत ही दिक्कत होती है, चीखते-चिल्लाते हैं, इनको पता नहीं होता बोलना क्या है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इटली से, बस इतनी इनकी वोकैब्युलरी, सोच सीमित, संकुचित क्योंकि घटियापन है। घर में अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को कैसे ट्रीट करते होंगे, ये सोच के भी सिरहन होती उठ जाती है। लेकिन ये उसको अपने घर तक सीमित रख के मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं, उसके लिए हम लड़ लेंगे इनकी बहुओं के लिए। लेकिन
जिस तरह से इन्होंने देश को खोखला करने की कसम खाई, तो इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा आ गया, जो वो सारी चीज़ों का प्रतीक है, जो एक समुदाय से, एक धर्म से नफ़रत करने का प्रतीक है, इसलिए इसको बनाना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जब अडानी-अंबानी ने ये कहा था कि हम पैसे लगाएँगे, अगर मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा, अगर अडवाणी कैंडिडेट होगा, तो हम नहीं लगाएँगे, लेकिन मोदी के लिए लगाएँगे। तो आरएसएस ने सोचा कि हाँ, चलो पैसा लगेगा, हमारा खर्चा भी नहीं होगा और हम चुनाव भी अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। आप लोगों ने उनके कब्रिस्तान और शमशान वाली बात पर उनको चुन लिया। शमशान वाली बात उन्होंने मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कही थी। आज उत्तर प्रदेश शमशान घाट बना हुआ है। सड़क-सड़क, घाट-घाट, शमशान घाट से बाहर घाट बने हुए हैं। लाशें जल रही हैं। अगर आप गाज़ियाबाद के शमशान घाट पे जाएँ, काशी के तट पर जाएँ, हर जगह आपको शमशान दिख रहे हैं, हर जगह लाशें जल रही हैं। इसलिए इस प्रधानमंत्री को चुना है आपने और ये प्रोटोकॉल की जो बात करते हैं, इन्होंने हर चीज़ को देश के लोकतंत्र का खात्मा करने की इन्होंने कसम खाई क्योंकि ये चाहते हैं सब कुछ इनके अंदर केंद्रित हो। लेकिन आज ये कर नहीं पा रहे हैं ये क्योंकि महामारी के समय पे मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान, ये सारे भगवान जब आए, तो तब आए जब दुनिया में पाप की अति हो गई, तब कोई अवतार आता था। और ऐसा लग रहा था कि अब इनको हटाने के लिए किसी कुछ ऐसा होने की ज़रूरत है ताकि लोगों को झटका लगे। क्योंकि जब बीमारी आती है तो वो किसी धर्म को, किसी दल को देखकर नहीं आती है। अब देखिए ना कि किस प्रकार से जब टीवी चैनलों पर ये लोग आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बार-बार ठीकरा फोड़ रही है, स्टेट क्या कर रहा था, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? भई जब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है तो वैसे भी केंद्र जो है उस पे केंद्रित हो जाता है सब कुछ और प्रधानमंत्री तो ये चाहते थे प्रधानमंत्री इतने झूठे आदमी हैं, इतने घटियापन की राजनीति करते हैं कि जब कोविड का के केसेस कुछ कम हुए क्योंकि लोग अनुशासित थे, उन्होंने क्या कहा? लोगों ने मुसीबत सही, मैं जानता हूँ मुसीबत सही, शर्म नहीं आती टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए, कैसा आदमी है ये? परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बीवी छोड़ इसका नाम ही बीवी छोड़ होना चाहिए। बीवी छोड़ अब आके ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, लेकिन ठीक है मतलब तुम्हारे घर का मर रहा है, लेकिन मैं दुखी हो रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ। तो तुम मान जाओ और लोगों को अपने परिवार के लोगों को मरने दो। मरने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने भी तो अपने परिवार वालों को मरने के लिए छोड़ दिया, अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया, कभी पूछा नहीं उसको, कभी कोई इज़्ज़त नहीं दी। जो अपनी बीवी को इज़्ज़त ना दे सके ना, आप लोग अपने घर की लक्ष्मी कहते हैं अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को। अगर आप अपने घर की महिलाओं को इज़्ज़त ना दें, जो प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, तो यही होगा। खैर, अब देखिए प्रोटोकॉल की बात कौन कर रहा है कि जो राज्य है वो कर ले। अगर सब ठीक हो जाता है तो कहते हैं मैंने करा। अब जब सब स्थिति खराब होगी, राज्य क्या करे और इनके प्रवक्ता भी यही बात कर रहे हैं, इनके नेता भी, शर्म भी नहीं आ रही है। इस वक़्त राजनीति को बंद करके सरकार का काम है कम्युनिकेशन करना, संचार, बातचीत और लोगों को साथ लेना और सबसे पहले एक्सपर्ट्स को लाना। उसके बाद जितने विपक्षी दल हैं उनसे बातचीत करके उनको एक जगह लाना। लेकिन इतनी इनकी ये जो बदमाशी है ना, आज इनकी बदमाशी को मैं देख रही हूँ कि केजरीवाल ने कैसा थप्पड़ मारा। इनके लिए मतलब अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे राजनीति करी, कांग्रेस वाले से पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं और ये भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का प्रतिबिंब है। अगर वो चालाक है तो ये चंट है। अगर अ, वो भ्रमित करने के लिए आए हैं तो ये लोमड़ी से कम नहीं है। इन्होंने जो किया मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। इन्होंने मीटिंग को साझा कर दिया, फ़ेसबुक से लाइव कर दिया। क्या गलत किया मुझे बताइए? क्योंकि ये प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री इसके सारे नेता हमें तो नहीं पता होता ना मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है। प्रोटोकॉल का नाम देकर मीटिंग के अंदर क्या बकवास ये करके बोलते हाँ, सबको इकट्ठा रहना ये वो बकवास ये ठीक है कि हाँ, हाँ, इकट्ठे रहना है, पॉज़िटिव। फिर बाहर आएँगे कि भई कुछ हेल्प ही नहीं मिल रही। राज्य सरकारें कहेंगी, हमें हेल्प ही नहीं कर रहे और हमें बुलाते हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि ये बोलते जाते हम सुन रहे हैं। तो ऐसे तो देश नहीं चलता ना साथियों।
इसलिए जो कुछ इन्होंने किया, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत किया। मैं बात कर रही हूँ केजरीवाल की। अब प्रोटोकॉल के नाम पर आप इतनी राजनीति कर रहे हैं, इतने डिबेट करा रहे हैं, प्रोटोकॉल को मारो गोली ना, अब ये बताओ कि ऑक्सीजन लोगों को कैसे मिलेगा? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑक्सीजन के बारे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जो स्वास्थ्य के ऊपर है, उन्होंने पहले ही कह दिया था नवंबर 2020 को भी और अप्रैल 2020 को जब शुरू हुआ था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होगी, वो होगी ऑक्सीजन की। ये हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने कहा था और इसके बारे में एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगी, उसको भी बहुत शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। मैं आपको बता दूँ कि एम्पावर्ड ग्रुप 6 ईजी 6 ने सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को वार्निंग दी थी कि देश मतलब 1 हफ्ता लॉकडाउन का 1 हफ्ता भी खत्म हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है और उन्होंने कहा था कि और ये कौन से लोग थे जो एनजीओज़ और जो निजी सेक्टर में और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ संपर्क में थे, वो कह रहे थे कि कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होगी और भारत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जिसके हवाले से ये सारी खबरें आज बाहर आ गई हैं। और ये क्यों आई हैं? क्योंकि कई हाई कोर्ट्स ने इस इश्यू को उठाया क्योंकि कई अस्पताल उनके पास गए कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अजब-गजब की बात कही है सीनियर वकीलों से कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि हम जो है हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने के लिए ये कर रहे थे कि हमने डिसीजन लिया। हम तो चाहते थे कि कोई चर्चा करें। अरे! सुप्रीम कोर्ट वाले लॉर्डशिप्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि देश आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप देश के साथ खड़े नहीं हुए। आप लोग अप्रैल 2020 में जब तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल भारत के मतलब देश के वकील सरकार के भारत सरकार के, वो आपके सामने कह रहे थे कि सड़कों पे कोई नहीं है, आप उनकी बात मान रहे थे। तो लोगों का भरोसा आपने तोड़ा है। बोबड़े अपना उसपे मोटरसाइकिल पे घूम रहे किसी के भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे की मोटरसाइकिल पे, आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? और आज वो बोबड़े जी जो हैं, वो रिटायर हो गए हैं, शुक्र है भगवान का। अब यही उम्मीद कर रही हूँ कि अगले जो चीफ जस्टिस आए हैं, कम से कम वो फेयर होंगे, वो सही काम करेंगे, ताकि लोगों का भरोसा दोबारा न्यायपालिका पे बने। अभी है नहीं, भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, ट्रायल कोर्ट्स पे पर ये रहता था, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है। लेकिन अब भरोसा तोड़ दिया और कोविड के टाइम पे तो आपने बहुत बुरी तरह से भरोसा तोड़ा है। अब देखिए कि ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उसमें कहा गया है कि कुछ ऑफिसर्स थे अधिकारी, एक समूह था अधिकारियों का जो एनजीओज़ और निजी सेक्टर में और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ बातचीत करके उन्होंने पहले ही कहा था कि ऑक्सीजन सप्लाइज़ की हमें शॉर्टेज आने वाली है। तो 1 अप्रैल 2020 को ये कहा गया कि सीआईए दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, वो इंडियन गैस एसोसिएशन के साथ एक कोऑर्डिनेट करेगा और देखेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो, कमी इसकी ना हो। और इस मीटिंग को आप जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इस मीटिंग की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ भाजपा के हैं ना नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने और भी बहुत सीनियर अधिकारी भी थे जिसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन भी थे और एक अधिकारी जो इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये कहा गया कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है डीपीआईआईटी वो इस चीज में गहनता से इसको स्टडी करेगा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों तक पहुंचे और इस मीटिंग के 4 दिन के बाद एक 9 सदस्यों की कमिटी बनाई गई थी डीपीआईआईटी सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मोहापात्रा के अध्यक्षता में ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो काफ़ी मात्रा में कोविड-19 से लड़ने के लिए मिले और
ये कहा गया था उस समय कहा क्या गया था, ये हो गया कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट 1000 मेट्रिक टन थी महामारी के पहले, वो सितंबर 24-25 तक 3000 मेट्रिक टन तक पहुँच गई थी। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे देश में 6900 मेट्रिक टन जो है वो जिसे कहते हैं प्रोड्यूस किया जा रहा था, उसका प्रोडक्शन चल रहा था। फिर नवंबर में पिछले साल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ ने भी कहा कि जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी उपलब्धता ता के साथ वो महँगा ना हो, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो, क्योंकि ये दोनों ही एक इश्यू है। इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने सरकार को ये कहा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन जो है वो अ, उसकी सप्लाई हो जिस तरह से हॉस्पिटल्स को चाहिए, उनकी डिमांड के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और कमिटी ने हेल्थ मिनिस्ट्री को ये भी कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं उस पर ढंग के मतलब ना ढंग के दाम होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दाम हो, तो आप इस पर भी नियंत्रण रखिए ताकि ये महँगे ना बिके। आप जानते हैं आज किस दामों पे खरीदे जा रहे हैं ये। अब इसके अलावा आपको बता दूँ कि आज की तारीख में आप जानते हैं कि कितने केसेज़ आ रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि कितने केसेज़ आ रहे हैं? आज केसेज़ जो हैं 3 लाख से भी ऊपर चले गए हैं। जी हाँ, आज केसेज़ जो हैं देश में 3 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। साढ़े 3 लाख के आसपास हो गए होंगे, क्योंकि जो सबसे सुबह देखा था 3,33,000 हो रहा था। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की है। और अस्पताल जो है वो हर हाई कोर्ट पहुँच रहा है, हर राज्य सरकार के विरोध कि भई हमारे को ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमें ऑक्सीजन दो। दिल्ली हाई कोर्ट में भी कुछ और इसके बाद और भी अलग-अलग देश के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में ये बातें चल रही हैं। कई-कई जगह पे कई-कई अस्पताल जो हैं अपनी पिटीशंस लेकर गए हैं। ले और आपको बता दूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो बेंच है जज जो हैं वहाँ के विपिन सांघी और रेखा पल्ली, उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा हमें हमें पता है, हम सबको पता है कि ये देश जो है वो भगवान चला रहा है। ये कहा है जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली दोनों की बेंच ने। मतलब नाराज कितना होंगे। बहुत सारे छोटे-छोटे अस्पताल जो हैं वो उनको ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और उनको ज़रूरत है। और जिस प्रकार से एक अस्पताल पूर्वी दिल्ली में 200 बेड का है, जहाँ पे शांति मुकुंद हॉस्पिटल, उन्होंने अपने गेट पे एक नोटिस लगा दिया कि हमारे यहाँ और लोगों को हम भर्ती नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। और कई जगह पे ऐसा हाल हो रखा है। तब जाके दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों से कहा कि वो ऑक्सीजन को उस रास्ते से आने से रोक रहे हैं, वहाँ की पुलिस उनको रोक रही है। इसलिए केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि चाहे आपको सेंट्रल फोर्सेस लगाने पड़े, सीआरपीएफ वगैरह, मगर इसको लगाइए ताकि पुलिस जिनको रोक रही है, सरकारें जिनको रुकवा रही हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, ऑक्सीजन सप्लाइज़ को, उसको ना होने दें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको एक नेशनल राष्ट्रीय प्लान चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा, दवाइयाँ कैसे पहुँचेंगी, इसके बारे में उनको स्थिति साफ करी जाए। परंतु अगर स्थिति आज साफ नहीं हो रही है, ये तो एक अलग इश्यू है। मगर आपको बता दूँ, गाज़ियाबाद की अगर आप तस्वीरों को देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएँगे। आज मैंने एक टीवी चैनल पर देखा कि गाज़ियाबाद के वही सिख भाई, जिनको आप तरह-तरह की बातें कहते रहे भाजपाई, ये नहीं देख रहे कौन भाजपाई है, कौन कांग्रेसी है, कौन क्या है। उन्होंने वहाँ के गुरुद्वारे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम कर लिया है। और
लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा अस्पताल में, अस्पताल वापस भेज दे रहा तो उन्होंने गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं और बाहर से ऑक्सीजन उन्हें दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन अब देखिए ये किस जुगाड़ ही है ये, लेकिन जुगाड़ में आप ये देखिए उनकी भावना देखिए उन्होंने अरेंज भी कर दिया, लोगों को दे भी रहे हैं। तो जिनका ऑक्सीजन एसपीओ2 लेवल कम है, उसको वो बढ़ाकर उसे घर भेज रहे हैं। यानी कि मुझे ये समझ में आया है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता लोगों को है। अब ऑक्सीजन अगर सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही अस्पतालों को, तो अस्पताल आपको कैसे उपलब्ध करवाएगी? लेकिन इस वक़्त आपको ये समझ लेना है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो किसी की सुनती नहीं, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनकी कौन-सी डिग्री मुझे नहीं पता। कभी कहते हैं कि मैं भीख माँगता था, कभी गरीब माँ का बेटा था और सब कुछ मैं कर रहा हूँ हार्ड वर्क भाई, अपने हार्ड वर्क को अपने पास रख ले भाई। हमें नहीं चाहिए तेरा हार्ड वर्क। हमें हार्वर्ड वाला हमारे को हार्वर्ड वाले ने दुनिया रिसेशन में जा रही थी, हमें उसमें से निकाल दिया और ये हार्ड वर्क वाले ने हमारे हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया कि बस वर्क भी नहीं हो रहा अब किसी से, किसी के पास काम नहीं है और ये आज एक मीटिंग करते हैं, हाई लेवल मीटिंग चीफ मिनिस्टर्स के साथ। अरे भाई अपनी दाढ़ी तू सँभाल और अपनी दाढ़ी को लेकर जहाँ तुझे जाना है तू जा, लोगों की हत्या करना बंद कर, लोगों को मारना बंद कर, लोग मर रहे हैं, तुम यहाँ बैठोगे तो नहीं सँभाल पाएँगे, क्योंकि किसी की सुनेगा नहीं आदमी। इसने तो दाढ़ी बनानी है और अपनी दाढ़ी पे लोग कहते हैं, दाढ़ी क्यों बना रहा है? ये कोई इश्यू है? मतलब प्रधानमंत्री एक रैली में जाता है, इस तरह की बातें करता है। प्रधानमंत्री कहता है कि भई ये एक प्रक्रिया है डेमोक्रेसी की और और चुनाव होते रहेंगे। मतलब शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री और लोग मर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय आपदा आएगी तो चुनाव तब भी होंगे। क्या हम रास्ता नहीं ढूँढेंगे कि चुनाव नहीं होंगे, पहले युद्ध होगा, हम जीतेंगे, उसके बाद हम चुनाव करेंगे, पूरा ध्यान उधर केंद्रित होगा, चाहे वो चुनावी वर्ष हो। और विपक्षी दल भी ये कहेंगे विपक्ष यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई चुनाव मत कराओ। इस आदमी को चुनाव चाहिए क्योंकि इस आदमी की मानसिकता ही इतनी गंदी है क्योंकि ये चाहता है कि बस मैं किसी तरह से सत्ता में बना रहा हूँ। कौन मरता है, कौन जीता है, इसकी माँ मरे, उसका बच्चा मरे, उसका भाई मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई यही तो दिक्कत है देश में। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग इस वक़्त त्राहि-माम कर रहे हैं। ऐसे चिल्ला-चिल्ला के बता रहे थे ये कि अरे! हमने तो कोविड के विरुद्ध जो लड़ाई है वो जीत ली। अबे पागल आदमी है क्या? कोविड के विरुद्ध पूरी दुनिया सावधानी बरत रही है। ये कह रहे हैं कि हमने जीत ली लड़ाई और महामारी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के खिलाफ एक कानून लाने के लिए। किसान जब विरुद्ध खड़े होते हैं तो मीडिया से कहते हैं कि भई इसके ऊपर स्टोरी चलवाओ। कुछ तो शर्म कर लो यार, कितनी बेशर्मी करेंगे आप। अब तो कम से कम ये देखो आप कि लोग मर रहे हैं। अब ये कह दो किसानों को कि हम ये किया अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो तुम वापस जाओ। क्यों जाओ वापस? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, किसान वापस जाएँगे, उसके बाद कहोगे कि नहीं ये तो लागू होगा, वापस ये तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए चल ना अपने फ़ायदे के लिए अपनी चीज़ें कर। जो लोग ये लोकतंत्र है, लोग जो कहेंगे वो होगा। कानून अध्यादेश के तौर पे, वो भी महामारी के समय पे, राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं, राज्यसभा में इन्होंने जो है ताली बजा के क्योंकि इन्होंने ध्वनि मत से करा। इनको हर चीज़ ये चाहते हैं आप लोग ताली बजाते रहें, गुन, गुन, गुन आवाज़ आए, सिर्फ़ इनकी आवाज़ को सुनो। बोलने का काम सिर्फ़ इनको करो। इनकी तो आवाज़ मेरे कानों में चुभती है, इतनी गंदी लगती है मुझे। है आप लोगों को जिनको पहले भी अच्छी लगती थी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई कि कैसे लगी। इतनी गंदी इनकी आवाज़ है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई किसी को छेड़ रहा हो, कोई याद है इलेक्शन रैली में क्या बात मतलब कुछ भी और कोई शर्म नहीं भाई, कोई शर्म नहीं। और आप लोगों को क्या अच्छा लगा ये आप लोग जानो, लेकिन अब तो ईश्वर मालिक है, मगर मैंने आपको क्या कहा जब अति हो जाती है ना पाप की, तो ईश्वर आते हैं और जब अति हो जाती है पाप की और आपकी समझ में नहीं आती है, तो भगवान कुछ ऐसा करते हैं ताकि आपके अपने घर में दर्द हो। याद है ना आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भक्तों को समझ में नहीं आता, भक्तों के घर तक भी आग पहुँचेगी। पहुँच गई आग, मर सबके घर से रहे। रोज़ सुनने में आ रहा है, कभी कोई दवाई माँग रहा है, कभी कोई ऑक्सीजन माँग रहा है, नहीं पहुँचा पा रही मैं। कोई भी नहीं कर पा रहा पूरा। है मैसेज कर रही हूँ
इसको, उसको कि ये वाली दवाई नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। किसी को इंदौर में दवाई चाहिए, किसी को कहीं रुद्रपुर में दवाई चाहिए, नहीं उपलब्ध करवा पा रहे भई। और क्या कर दिया इन्होंने, जब ऑक्सीजन के बारे में कहा तो इन्होंने क्यों नहीं काम किया? मैं अभी एक वीडियो डालूँगी ऑक्सीजन के ऊपर, आप उसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम लोगों को बता सकें कि इतनी वार्निंग्स के बाद भी जो सरकार अपना कार्य नहीं करती और जानते हैं 162 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? 201 करोड़ 58 लाख रुपीज़ ओनली। और ये जो इन्होंने क्या बनाया था पीएम केयर्स फंड, उसमें 4 दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए आए थे। याद है वो मंत्री वो क्या है वो? मूर्ति बनाई थी। जानते हैं कितने पैसे हैं ना लगे उसमें 3000 करोड़। कितने ऑक्सीजन प्लांट बन जाते। अब क्योंकि चारों तरफ अब बदनामी भी हो रही है इनकी, अब इन्हें पता है कि इनकी सत्ता जा रही है, तो अब कुछ काम करने की मजबूरी हो रही है, दबाव इतना ज़्यादा है। इसलिए दबाव बनाए रखें मगर सावधानी रखिए क्योंकि जनता का सुध लेने के लिए इनके पास अभी भी समय नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। कोरोना जो है वो आपकी जान ले रहा है, प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली को वर्चुअल रैली कर रहे हैं, मगर छोड़ा नहीं जा रहा। भाई प्रधानमंत्री हो, किसी और को बोल दो कि आज प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, मैं करूँगा, लेकिन शौक सत्ता में बने रहने का और दूसरों पे भरोसा नहीं। अगर आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जिस पर जो दूसरों पे भरोसा नहीं करता, तो वो आपके ऊपर क्यों भरोसा करेगा? वो तो आपको इडियट बना रहा है और आप इडियट बन रहे हो उसको जाके वोट दे रहे हैं। अनपढ़, गँवार, बदतमीज़ी से बात करने वाला, गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला, लोगों को धमकाने वाला, ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों के लिए बुरा है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अब की बार ध्यान रखिएगा, ये सरकार जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सदा के लिए अलविदा करना है, इसका प्रण लीजिए और आज हर हर व्यक्ति की मदद करनी है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, ये नहीं कहना कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कुछ ना हो, तो कम से कम संवेदनशीलता के साथ बात तो करिए, कोशिश तो करिए उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। मोदी जी के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए हिंदू है, मुस्लिम है, मुसलमान का कब्रिस्तान है, हिंदू का शमशान घाट, एक कब्रिस्तान के लिए एक शमशान घाट। बोला था ना, मुँह से कहते हैं ना, जो बोलोगे कभी ऐसा ना हो कि वो उल्टा पड़ जाए। बोला था ना इन्होंने। आज इन्होंने देखिए आप किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश शमशान बना हुआ है। काशी में तो इतने बुरे हाल हैं कि मेरे जानने वाले किसी व्यक्ति को एक ऑक्सीजन सिलेंडर 60,000 रुपए में मिला, 60,000। विश्वास नहीं होता। इसीलिए अपने घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। कल आपको मास्क का ज़रूर बताऊँगी कि डबल मास्क कैसे करना है आपको। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सुरक्षित रहिए। हल्के में मत लीजिएगा कोरोना को किसी भी हाल में। नमस्कार, जय हिंद।